तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हमारे किसान भाई अपने खेत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, क्या वह एक्चुअल में रियल यूरिया है? मैं कहूंगा वह रियल यूरिया नहीं है। वे खेत में अपना सिर्फ जहर डाल रहे, यूरिया नहीं डाल रहे। जानते हैं कि शराब पीने से किडनी फेल होती है, शराब पीने से कैंसर होता है, लेकिन सरकार फिर भी दारू बेच रही है और इंसान फिर भी दारू पी रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से यूरिया है खतरनाक, खेतों को जहर बना रहा है, हमारे मिट्टी को मार रहा है, लेकिन फिर भी किसान उसमें डालते हैं क्योंकि अब मजबूर है। आने वाले 10 सालों में हमारी मिट्टी की हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हमारी फर्टिलिटी कुछ इस तरीके से खो जाएगी कि हमें कुछ उसमें पैदावार करने के लिए सबसे पहले तो खाद का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक शराबी को देख ले, अगर उसको आपको बाराती डांस करवाना तो पहले एक बोतल देना ही पड़ेगा, तब जाकर वो डांस करेगा, क्योंकि वो उसने अपने स्टेमिना पावर जो वह पहले ही खो चुकी है, वो टोटली शराब पे आश्रित हो चुका है। तो यूरिया का एक्चुअल मीनिंग होता है कि वे जानवरों और इंसानों के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन बाहर आता है उसे हम लोग यूरिया कहते हैं। अब इंसान इतनी मात्रा में मूत्र लाएगा कहां से कि वह यूरिया बनाएगा? तो यूरिया को बनाने के लिए एक ट्रेंड चलता रहा, बहुत सारे केमिस्ट ट्राई करते रहे। बात है 1773 की, जब एक केमिस्ट हिलारे मैरिन रॉली अपने लैब में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें यूरिनेट होने का मन करता है और वे बाहर जाते हैं। उस समय क्योंकि बाथरूम की सुविधा नहीं थी तो वे अपने मूत्र विसर्जन करने के लिए किसी पेड़ पौधे के पास चले गए और उन्होंने ऐसा देखा जिस जगह वे मूत्र विसर्जन किए हुए थे उस जगह के पेड़ पौधे हरे भरे और बड़े हो गए थे अदर पेड़ के मुकाबले। फिर उन्होंने इस काम को बार बार दोहराया। फिर उन्होंने इस बात को गौर किया कि जरूर इसमें कुछ बात है। फिर उस चीज को उन्होंने आइसोलेट किया और बताया इट्स अ यूरिया, नथिंग एल्स। और यूरिया वही चीज है जो आज किसान यूज करते हैं। तो आखिर इतना सारा मूत्र आता कहां से है? एचएम रॉली इस बात को रियलाइज करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग लैब में तैयार कर लेते हैं तो यह खेती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक किसान चाहे तो हायर यील्ड वाली प्रोडक्ट आसानी से पा सकता है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट है इस चीज में लग गए कि आखिर यूरिया का प्रोडक्शन किया कैसे जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन तो इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री से इसे तैयार कर सकते हैं। उनके मन में एक चीज चल रही थी। फिर बात एक समय की है, तो बात है 1878 की, जब एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच उलर अपने लैब में काम कर रहे थे। एक्चुअली वो बहुत दिनों से अमोनियम साइनाइड खोजने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने इस खोज के लिए सिल्वर साइनाइड में अमोनियम क्लोराइड को मिलाया तब उन्होंने एक चीज पाया कि हमारे पास तो अमोनियम साइनाइड तो आया नहीं, लेकिन ये एक व्हाइट क्रिस्टल टाइप का चीज क्या आ गया। जब उन्होंने इस चीज को एनालिसिस किया तो वे चिल्लाकर बोले चाचा यूरिया मिल गया। अब यूरिया मिला कैसे? तो एक्चुअल में जो यूरिया उस समय आइसोलेटेड किया गया था एचएम रॉली के द्वारा और इसकी प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर उन्होंने इसको टेस्ट के लिए कुछ पौधे पे छिड़काव किया और पाया कि ये रिजल्ट दोनों बिल्कुल सेम है। और इस चीज के लिए वे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उस समय इस चीज को विटालिज्म कहा गया। विटालिज्म क्या है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें काफी ज्यादा लंबा टॉपिक चलेगा। तो आज हम लोग यूरिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आज बड़े बड़े प्रोडक्शन जो यूरिया के हो रहे हैं बस इसी प्रोसेस से हो रहा है। आज इंडिया कहता है कि 2025 तक हम यूरिया सफिशिएंट कंट्री बन जाएंगे। हम जो यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं एक्चुअल में वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स चालू हुए हैं, जैसे सिंदरी यूरिया प्लांट, बरौनी यूरिया प्लांट और बहुत सारे यूरिया प्लांट अभी अंडर वर्क कंस्ट्रक्शन भी है। भारत ने सबसे फर्स्ट नैनो यूरिया का प्लांट भी गुजरात में स्टार्ट किया, जो एक नया टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया। अब यूरिया दानेदार नहीं होगा, अब यूरिया एक बोतल में होगा और उस बोतल की जो कीमत है वह मात्र 250 रुपए है और एक बोतल एक बैग के बराबर है। इसे हम लोग नैनो यूरिया कहते हैं। सरकार ने इसे पिछले साल ही लॉन्च किया और लगभग 2.5 करोड़ बोतल इसके बिक चुके हैं। ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि यह एक्चुअली में दो प्रोडक्ट से आज भी हो रहा है। इसमें लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम हाई प्रेशर और एलिवेटेड टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे हम लोग अमोनियम कार्बामाइड तैयार कर लेते हैं और फिर उसे लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज किया जाता है, जिससे वाटर अलग हो जाता है और यूरिया अलग हो जाता है। यूरिया के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं दानेदार, उसे अलग करके बोरी में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में आ जाता है। मार्केट में आने वाले यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वह लगभग 46% होती है, ये बोरे में भी लिखा होता है। और इस 46% नाइट्रोजन वाले यूरिया को हम मिट्टी में जब मिलाते हैं तो हमारा मिट्टी जहर हो जाता है। अब जानेंगे वो कैसे होता है।
तो यूरिया में तीन चीजें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और जब यूरिया को मिट्टी में मिलाया जाता है तो वह सॉइल एंजाइम और वाटर के साथ मिलकर बहुत ही तेजी से डिकम्पोज होकर अमोनियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग यूरिया हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और इससे ये होता है कि हमारी मिट्टी में जो H+ आयन होता है वह धीरे धीरे खत्म होता जाता है और मिट्टी की पीएच शक्ति बढ़ती जाती है। और जब मिट्टी की पीएच बढ़ेगी तो वह मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वह धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि मिट्टी में जो मौजूद अमोनियम है वह धीरे धीरे गैस बनकर उड़ता जाता है। तो मिट्टी बिल्कुल हमारी उस तरीके से हो जाती है कि यूरिया ही उसमें सिर्फ काम करती है, और एक्चुअल में यह एक जहर की तरह काम करती है, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है यूरिया के कारण सरफेस से दूर चली जाती है और धीरे धीरे वह अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, जो आज के समय में होता है। बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि हमारी फसल तो बढ़ ही नहीं रही है। तो भैया बढ़ेगी कहाँ, आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, आपको सॉइल टेस्ट करवाना होगा। सॉइल की टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि आखिर मिट्टी में कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है। जैसे अगर सेवन से कम हुई तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और जब एसिडिक होती है तो उसमें फेरस, मैग्नीज और एल्युमिनियम की कमी होती है। अगर आपको खेती करनी है तो सबसे जो आइडियल पीएच है वह है 6 से 7। उसके बाद मिट्टी हाईली अल्कलाइन हो जाती है, जिसे हम लोग बंजर कहते हैं। और बंजर जमीन को अगर फिर से आपको जिंदा करना है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको डालने पड़ेंगे, तब जाके अल्कलाइन खत्म होगी। एक बीपी बढ़ा हुआ इंसान, जब एक इंसान की बीपी बढ़ जाती है तो उसे थोड़ा पागल हो जाता है। उसको नॉर्मल में काम करवाने के लिए हमें बीपी की टैबलेट खिलानी होती है, तब वह जाकर नॉर्मल में काम करता है। तो न्यूटन का एक चौथा नियम था जिसे वह बताना ही भूल गया था कि जो चीजें हमें इंस्टेंट प्लेजर दे रही है वह धीरे धीरे हमारे सुख को ले रही है, और ये चीजें अप्लाई होती है। आज हम लोग यूरिया डालते हैं, हमारे पौधे तो इंस्टेंट बढ़ ही जा रहे हैं, लेकिन वह हमारे धीरे धीरे मिट्टी को अनफर्टाइल करते जा रहे हैं, जिसका नुकसान एक न एक दिन किसान को चुकाना ही होगा। जो चीजें हमें नेचुरली मिली हुई है, हमें नेचर से फाइट नहीं करना है, हमें नेचर के साथ मिलकर चलना है। फर्टिलाइजर को कम यूज करना है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वही चीज है जो एक्चुअली में हमारे मिट्टी में पाया जाता है। और जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो हमारे मिट्टी में पीएच लेवल भी बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने कुछ सीखी है तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है और बहुत सारे लोगों की है।